नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो करंट अफेयर है आज का, उसका पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात आती है तो इसके चार ऑप्शन है: एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ये चार लोगों के नाम दिए हैं। आपने पढ़ा होगा, जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आती है तो बात होती है देश की एकता और अखंडता की। ठीक है, देश की एकता और अखंडता की बात होती है। और इसको सारी रियासतों को एक करने के लिए, जो भारत बिखरा हुआ था आज़ादी के बाद, उसको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और इन्हीं के जन्मदिवस पे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने लगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। ठीक है, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप ये जो डेट है, सन है, ये आप याद कर सकते हैं कि इस डेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने लगा। भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका निभाने के लिए, जो देशी रियासतें थी जो बिखरी हुई थी आज़ादी के टाइम से, उनको क्या किया गया, एक किया था इन्होंने। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी। तो इसलिए भारत सरकार द्वारा 2014 से ये आपका राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो सबसे पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखना है। 31 अक्टूबर को होता है और 2014 से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ यूरोपीय संघ के साथ में हुआ, और कौन सा देश ये पूछ रहा है। और क्या हुआ था? HLDMM की सह अध्यक्षता की। वह ऐसा क्या था? जो HLDMM है, इसका जो फुल फॉर्म है वह हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन ऑन मोबिलिटी। जिसमें क्या हुआ था कि इसमें कौन सा देश है जिसने इसके साथ में सह अध्यक्षता की है। तो ये भी हाई मीटिंग हुई है। तो इसके आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, तो अब इन चारों देशों में जो आपका राइट ऑप्शन है वो भारत। ठीक है, भारत ने क्या किया था, इसकी सह अध्यक्षता करी थी। भारत और यूरोपियन संघ ने ब्रुसेल्स में जो इसकी मीटिंग हुई थी HLDMM की, वो कहाँ हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। और की सह अध्यक्षता की है भारत ने। इस दौरान सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। HLDMM में ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है लुई इनासियो लुला डा सिल्वा, बी है गेराल्डो अल्कमिन, फिर है जायर बोल्सोनारो, एंटोनियो ब्रिटो। अब इसमें क्या है कि जो ब्राज़ील है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील किस महाद्वीप में पड़ता है। तो ब्राज़ील आपका पड़ता है साउथ अमेरिका में, है ना। और ये आपका जो ब्रिक्स है उसका भी मेंबर है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला, लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा। अब इन्हों ये क्या है कि ये तीसरी बार बने हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ठीक है, अब इस चुनाव को काफ़ी कम अंतर से जीता है इन्होंने, जिसमें उन्होंने बोल्सोनारो को हराया। कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि उनका प्रतिद्वंदी कौन था। तो प्रतिद्वंदी का नाम हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि इनके जो विरोध में कौन खड़ा हुआ था इलेक्शन में। तो बोल्सोनारो थे, बोल्सोनारो को उन्होंने हराया और तीसरी बार इन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीता। लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा को लूला के नाम से भी जाना जाता है और वह ब्राज़ील के वर्कर्स पार्टी के नेता हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति, जिनका नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो ब्राज़ील है
ब्राज़ील आपका जो ब्रिक्स का मेंबर भी है, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिया स्पेस कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ISC। तो ISC 2022 का जो मेज़बान कौन सा शहर है? इंडियन स्पेस कांग्रेस 2022 का जो होने वाला है मीटिंग, उसमें कौन सा शहर इसका मेज़बानी कर? बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई और नई दिल्ली। तो ये चार शहर के नाम दिए हुए हैं ISC के लिए। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाता है? नई दिल्ली। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो SIA इंडिया ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस ICS 2022 का आयोजन किया। जो ICS 2022 है इसका आयोजन करने वाला कौन है? SIA इंडिया। और SIA इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? सेट कॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो ISSC 2022 थी उसकी थीम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यह है लिवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ये इसका थीम है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। इस कार्यक्रम में 30 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 30 देश के लोगों ने भाग लिया। जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसे हम इसरो बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, न्यू स्पेस और इंडिया लिमिटेड NSIL और दूर संचार विभाग का समर्थन प्राप्त है। तो ये है आपका ICS 2022 का समिट और ये आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण बन जाता है दो तरीके से। किसने इसका आयोजन किस शहर में हुआ? तो नई दिल्ली में मेज़बानी इसकी हुई। और कौन कराता है? तो ये SIA इंडिया कराता है। ठीक है। और इसका जो थीम क्या था? लिवरेजिंग स्पेस पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ठीक है। 30 देशों ने इसमें भाग लिया और काफ़ी जो मंत्रालय इसमें इसको सपोर्ट करते हैं वो इसरो है, रक्षा मंत्रालय है, नीति आयोग है, न्यू स्पेस है और दूरसंचार विभाग का समर्थन प्राप्त है, मतलब इनको ये सपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फीफा अंडर 17। ये खेल के महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, ठीक है, किताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, नाइजीरिया ने जीता है, कोलंबिया और स्पेन। ये 4 देश हैं। ये महिलाओं का विश्व कप होता है, ठीक है, फीफा के अंतर्गत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है सी। डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन ने, अब ये स्पेन का जो क्लब है वो कौन सा है? डिफेंडिंग चैंपियन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीत लिया है। अब फीफा का अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब इसे किसको हराया था? इन्होंने कोलंबिया को हराया था। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम, ये कहाँ हुआ था? मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में फाइनल मैच जीता गया था, है ना, फाइनल मैच खेला गया था। मेज़बान भारत तीनों मैच हार कर ग्रुप स्टेज में जगह बनाने में नाकाम रहा और अपना देश भारत जो है इसमें अपना कोई स्थान बना ही नहीं पाया। ठीक है, सारे मैच हार गया, तीनों मैच। भारत ने इससे पहले अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप 2017 का आयोजन किया था। अब इसका आयोजन जो महिलाओं का विश्व कप 2022 है इसका आयोजन इंडिया ने किया, मेज़बानी की। और इसके पहले 2017 का जो फीफा का ही पुरुष विश्व कप हुआ था, है ना, तो उसका आयोजन भी भारत ने किया था और जिसे इंग्लैंड ने जीता था। तो ये जो 2017 में हुआ था पुरुष वाला विश्व कप फीफा का, तो उसमें इंग्लैंड ने जीता था, मेज़बानी भारत ने की थी। और उसके बाद 2022 में महिला विश्व कप हुआ जिसकी मेज़बानी भी भारत ने की और मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में ये खेला गया। और इसका जो विजेता रहा वो स्पेन रहा और जो प्रतिद्वंदी देश इसका कौन सा था? कोलंबिया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है गरुड़ 6 भारत की वायुसेना और किस देश द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत, रूस, USA, फ्रांस। तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो फ्रांस के साथ में जो है आपका गरुड़ 17 द्विपक्षीय गरुड़ 6 जो था वो हुआ था एक्सरसाइज। भारतीय वायुसेना
और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल वायुसेना संगठन जोधपुर में गरुड़ 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में IAF Su-30 MKI राफेल और LCA तेजस जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ भाग ले रहा है और ये इस द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। ठीक है, तो 6 नहीं, ये 7 है। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, आप थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे है, यहाँ इस जगह पे आपका 7 होना चाहिए। ठीक है, गरुड़ 7। तो गरुड़ जो 7 है इसका जो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में हुआ, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, फ्रांस है। और गरुड़ 7 एक्सरसाइज हुआ वायुसेना के बीच में, कहाँ पे हुआ है, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आपका है C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये क्या है, सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन। ठीक है, C-295 ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब ये 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें इसका उद्घाटन किया गया, तो वो कहाँ किया गया, आपका गुजरात में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन आपका है गुजरात। PM मोदी ने 22,000 करोड़ रुपए की लागत की C-295 सैन्य परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला गुजरात में रखी। C-295 परिवहन विमान का निर्माण टाटा एयरबेस, यहाँ पे आपको टाटा एयरबेस से आपको याद रखना है। ठीक है, देश में ये पहली बार है जब निजी क्षेत्र द्वारा किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी जा रही है। अब ये समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर का ये पहला आपका एयरबेस होगा जहाँ पे विमान निर्माण किया जाएगा। तो C-295 सैन्य परिवहन विमान निर्माण ये टाटा को दिया गया है और ये कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। किसने किया इसकी आधारशिला का उद्घाटन, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ठीक है, इसमें कितनी लागत से किया गया, तो 22,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स। ये भी क्या है, आपका एक अभ्यास है। सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है। सिंगापुर, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश के आपके नाम दिए गए हैं। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर के साथ में सिम्बैक्स भारत का द्विपक्षीय अभ्यास होता है, भारत और सिंगापुर की 9 सेनाओं के बीच में। अभी क्या था, गरुड़ 7 था, तो गरुड़ 7 क्या था कि आपका एयरफोर्स के बीच में हुआ करता था। और ये जो आपका है, तो ये आपका किसके बीच में होगा, ये 9 सेनाओं के बीच में होगा। ये अभ्यास भारत और सिंगापुर के गहरी समुद्री सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। ये एक्सरसाइज हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के सहयोग को भी दर्शाता है। अभी 9 से आपको इसमें याद रखना है कि ये 9 सेनाओं का है और ये सिंगापुर के साथ में क्या होगा, सिम्बैक्स होगा। और जो गरुड़ है, गरुड़ 7 वो होगा कि साथ में किसके, फ्रांस के साथ में होगा और वो अभी जोधपुर में किया गया। तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट ऑप्शन सिंगापुर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका है किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट ऑन अक्टूबर 2022 जारी की। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, UNO, WHO। तो इसमें सारे IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, UNO जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, WHO जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब के आपको हाउस पता होने चाहिए, जो हेड ऑफिस है वो। और इस क्वेश्चन का आपका जो राइट ऑप्शन है वो विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, फॉर अक्टूबर 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में वैश्विक ऊर्जा की कीमतें कम होंगी लेकिन ऐतिहासिक औसत से अधिक बनी रहेंगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2023 में
ऊर्जा की कीमतों में 11% और 2024 में 12% की गिरावट की उम्मीद है। अब इन्होंने क्या किया है, जो रिपोर्ट जारी की है तो उसमें ये बताया है कि अगर सालाना के हिसाब से देखें तो वो औसत से ज़्यादा होगा, लेकिन 2023 में 11% कीमत गिरेगी और 2024 में 12% की कीमत गिरेगी आपके मार्केट में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है कि किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर के लिए जारी करी, तो वो आपको हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ध्रुव कपिला और M.R. अर्जुन, दूसरा है एस रंजीत और मनीष गुप्ता, सी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, बी सुमित रेड्डी और मनु अत्री। तो आपका इस क्वेश्चन में आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच ओपन के साथ में। ठीक है, बैडमिंटन क्या फ्रेंच ओपन मेंस डबल में जो जेंट्स का जो डबल्स होता है उसमें की बात हो रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर इसका आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल फाइनल बैडमिंटन में चीनी ताइपे, ठीक है, चीनी ताइपे के लो चिंगलाओ और यांग हो हॉन सीधे गेम में हराकर फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब जीत लिया है। दुनिया के 8वें नंबर की इस जोड़ी ने 48 मिनट तक चले फाइनल में 25वीं रैंक प्राप्त कर लो यांग को हराया। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये किस नंबर की जोड़ी है, 8वें नंबर की जोड़ी है पूरी दुनिया की। तो इन्होंने ये खिताब जीत लिया 48 मिनट में, किसको हरा के, चीनी ताइपे के लू चिंगलाओ और यांग हो हॉन को। ठीक है, 25 रंक प्राप्त किए इन्होंने। तो आपका इस क्वेश्चन का बैडमिंटन का जो पुरुष मेंस है फ्रेंच ओपन उसमें आपका सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये क्वेश्चन नंबर का सी आपका राइट ऑप्शन है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन हाउस की। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस क्या होता है ना, और इससे क्या इसके मतलब कारण होते हैं। तो याद रखिए कि ग्रीन हाउस जो होता है तो अपने कुछ पौधे बनाने, जो ऐसे जैसे हमारे यहाँ कोई पौधे नहीं होते हैं तो उनको उगाने के लिए एक बनाया जाता है हाउस। ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत किरणें आ तो सकती हैं लेकिन यहाँ से किरण बाहर नहीं जा सकती, तो इसलिए क्या होता है कि अर्थ को ये गर्म करती है बहुत ज़्यादा। तो इससे एक इफ़ेक्ट होता है कि हाँ अपना जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो आपके इस प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालता है। मतलब अगर हर व्यक्ति के हिसाब से किया जाए कि एक देश है अगर 100 पॉइंट गैस निकालता है ग्रीन हाउस गैस, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना गैस पड़ा, ये चीज़ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अमेरिका। देखिए अमेरिका पूरे दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है ना। तो देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा इमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 द्वारा क्लोजिंग विंडो जारी की गई। अब जो UNEP है जो एक UNO का ही एक संगठन है, उसने क्या किया कि एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो। ये एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उसने बताया कि भारत की प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो 2.4 है ना, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है TCO2e, तो इसका मतलब है टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है कि वो इक्वल, लगभग इक्वल।
ठीक है, जो 2022 में 6.3 के विश्व औसत से बहुत कम है ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आपका अमेरिका है, और ये भारत का रिपोर्ट दिया हुआ है, और अमेरिका इससे कहीं भी ज़्यादा है, जो अपने आप को इससे अलग भी कर चुका था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा। अब वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल एमिशन है, जो गैस उत्सर्जन है, वो अपने उच्चतम स्तर पे कब होगा। 2022 है, 2030 है, 26 है, 25 है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2025 तक। वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी ने अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022, ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट हो कौन जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी एजेंसी ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है, जिसमें कहा गया 2022 में वैश्विक एमिशन अपने उच्चतम स्तर पर होगा। जो वैश्विक एमिशंस है, ठीक है, जो भी गैसेज उत्सर्जन, जिन गैसों का उत्सर्जन होता है जिनसे पर्यावरण को नुकसान है, तो वो 2025 में अपने उच्चतम स्तर पर होगा। ये IEA रिपोर्ट प्रचलित नीति संगठन पर आधारित है, जो जीवाश्म ईंधन की वैश्विक मांग में एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। इस वर्ष की रिपोर्ट में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा बाजारों पर सरकार की प्रतिक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाया गया है। ये रिपोर्ट आप उठा के देखेंगे तो इसमें जीवाश्म ईंधनों सहित जो जीवाश्म ईंधन है, इनकी वैश्विक डिमांड कितनी है, और एक औसत दर्जे पे एक वर्ष एक देश कितना इसकी डिमांड करता है, उसके हिसाब से कितनी गैसेस का उत्सर्जन होता है। इस कुछ पॉइंट पे आधारित रिपोर्ट है, और ये आप मान के चलिए कि 2025 तक सबसे ज़्यादा गैस उत्सर्जन होगा। तो ये आपको सन याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।